हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन। मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर मस्ट होता है और मैं बार बार बोलती हूँ कि यार प्रीवियस ईयर लगा के ज़रूर जाइएगा। या ये तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईवीएस की, देन हम CDP, हिंदी, सारे ऐसे पेपर देखेंगे, सारे सब्जेक्ट देखेंगे। तो यार उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लिंक दी गई है। तो देखते हैं ईवीएस के क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो यहाँ पे आप बताएं, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? क्या सुनीता विलियम्स हैं, क्या बछेंद्री पाल हैं, क्या सूर्यमणि हैं, क्या कर्णम मल्लेश्वरी हैं? तो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे आंसर सही कर पा रहे होंगे। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। और यहाँ पर बात रही सुनीता विलियम्स की, तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक अंतरिक्ष यात्री है ना। सुनीता विलियम्स कौन है भाई? एक अंतरिक्ष यात्री हैं। आगे बात कही गई है बछेंद्री पाल की, तो माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़ी थी कौन? बछेंद्री पाल। और उसकी हाइट कितनी है? ये आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप NCERT लाइन बाय लाइन यहाँ पे पूछा गया, तो आपकी NCERT में यहाँ पे हाइट कितनी दी गई है? 8,900 मीटर। तो बस आपको ये 8,900 मीटर मानना है, बिकॉज ऑफ आपकी NCERT में यही है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और ये कहाँ से है? कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से है भाई? आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ओके, और ये सब जैसा कि आप यार फर्स्ट स्लाइड में देख के आ रहे हो कि ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं जिसे आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, और ये कहाँ की रहने वाली हैं वो तो आपको पता चल गया। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की। और ये कितना केजी उठा सकती हैं, कितना केजी वेट लिफ्ट कर सकती हैं? 130 केजी। तो ये सारी बातें हैं जो कि पूछी जाती हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन से यहाँ पे और भी बातें आपकी क्लियर हुई। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? क्या चुकंदर है, आलू, अदरक? सब जमीन में ही होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो आप इसमें से देखिए और आंसर सोचिए कि इसमें क्या ऐसा है जो जड़ों का एक समूह है। तो यार यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, चुकंदर, आलू, अदरक, तो यार ये यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सब जड़ें ही नहीं है, यहाँ पे कुछ तना भी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी, जहाँ पे क्या दिया गया है? गाजर, चुकंदर, मूली। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई आलू क्यों नहीं हो सकता है, अदरक क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं आपको बताऊँ, ये सब क्या है? तना है। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? गाजर, चुकंदर, मूली, क्योंकि यही तीनों हैं जो कि जड़ हैं, रूट हैं। ओके, आगे चलते हैं। रेगिस्तानी ओक के नाम से ऐसा कौन सा पेड़ है जो जाना जाता है? ओके, रेगिस्तानी ओक के नाम से एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? क्या अबू धाबी में पाया जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? क्या राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है? क्या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में पाया जाता है? उम्मीद करती हूँ आप आंसर सही कर पा रहे होंगे कि ये रेगिस्तानी ओक के नाम से जो पेड़ जाना जाता है ये कहाँ पाया जाता है। तो मैं आपको आंसर बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये जो जिसे आप रेगिस्तानी ओक के नाम से जानते हो, जो कि कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पेड़ जो होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं, ये जमीन के बहुत अंदर तक जाती हैं, बहुत अंदर तक जाती हैं। इवन आप कह लीजिए जहाँ पे इन जड़ों को पानी मिलता है वहां तक जाती हैं। और इनकी जो ये रूट्स होती है ना, रूट्स के थ्रू ये अपनी जो इनकी जो स्टेम होती है, अपने स्टेम में एक ट्रंक होता है इनके स्टेम में, उसमें पानी ये स्टोर करती हैं, ये जो रेगिस्तानी ओक होता है। ओके, बातें क्लियर होते हैं। ये सारी बातें एकदम NCERT की हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ओके, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने
जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि दांडी कहाँ स्थित है। दांडी कहाँ स्थित है? क्या आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ पे स्थित है दांडी? तो ये महात्मा गांधी के राज्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तो फिलहाल तो आपको तुक्का नहीं ही लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। आपके एनसीईआरटी में ये बातें बोली गई हैं। कहाँ स्थित है भाई? गुजरात में स्थित है। आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में नहीं। अच्छा, आप ऐसे बातें रिलेट करके पढ़िए। आंध्र प्रदेश की अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात किए थे। आंध्र प्रदेश से कौन रिलेटेड है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन रिलेटेड है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। ओके, कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं। दांडी कहाँ पे स्थित है भाई? गुजरात में। और ये जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की थी, ये कहाँ से शुरू की थी? तो याद रखिएगा हमेशा अहमदाबाद से, अहमदाबाद से। ओके, आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च ज्वर, तेज बुखार, उच्च ज्वर, तेज बुखार, बातें एक ही हैं। तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल है। सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, या फिर जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल है। तो ये आपके एनसीईआरटी में बातें कही गई हैं कि जब मलेरिया होता है, जब मलेरिया की जो दवा होती है वो सिनकोना पेड़ की छाल होती है। और मलेरिया ये होता कैसे है भाई? ये मच्छर के काटने से होता है। पहले लोगों को लगता था कि ये गंदा पानी या गंदे इन्वायरमेंट में रहने की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक फीमेल मच्छर होता है। कौन सी फीमेल होती है भाई? कौन से मच्छर? फीमेल एनाफिलीज। कौन सा मच्छर भाई? फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है भाई? मलेरिया होता है। ये जो फीमेल एनाफिलीज होती है, इसका जो बकल पार्ट होता है, इसका जो मुंह होता है, उसमें पाया जाता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जब जिस मच्छर क्या फीमेल एनाफिलीज, मेल एनाफिलीज में नहीं होगा, या फिर मेल किसी भी मच्छर में नहीं होगा, फीमेल एनाफिलीज काटने से मलेरिया की शिकायत होती है। ओके, और यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी कि जैसे ये फीमेल एनाफिलीज है, जब किसी को काटती है तो वहां पे ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसके ब्लड में छोड़ देती है। तो ये जो पैरासाइट होते हैं अपने आप को नंबर में बढ़ाते जाते हैं, और फिर इंसान का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, और उसके साथ उसको ठंडी लगती है। तो ये सारी बातें हैं। और मैंने आपसे यहाँ पे एक बात कही थी कि पहले लोगों को क्या लगता था कि ये गंदे पानी की वजह से होता है। क्या? मलेरिया गंदे पानी की वजह से होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे भाई, कौन? रोनाल्ड रॉस। कौन? रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने ये बातें पता लगाई कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है। ओके, और जिसकी दवा क्या है? सिनकोना पेड़ की छाल है। ये काफी ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अभी तक पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सारी बातें। आगे चलते हैं, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, सिंपल बात है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे करते जाइए। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा वाला दिशा वाला जरूर रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें घुमाएगा वैसे वैसे हम घूमते जाएंगे। ओके, मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा हम करते जाएंगे। और आप भी सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आता है आपका। और उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने सही आंसर किए होंगे, जितने भी 5 ही क्वेश्चन किए हैं अभी तक हमने। तो यहाँ पे बात कही गई किसी डॉक्टर का घर कहाँ स्थित है भाई? एक्स पर स्थित है। तो ठीक है, डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित करते हैं। ओके, आगे क्या बोला गया है? उसका अस्पताल कहाँ स्थित है? वाई पर स्थित है। ठीक है, मान लेते हैं डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, और अगर सीधी सड़क कर देता तो भाई क्वेश्चन न बनता। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। डॉक्टर कहाँ जाता है? पहले ए पर जाता है, लेकिन किधर जाता है पहले ये भी तो देख लें हम, जो कि एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये बेसिक बातें आपको पता है कि भाई इधर क्या होता है? पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ईस्ट वेस्ट, और इधर क्या होता है? उत्तर होता है, इधर क्या होता है? दक्षिण होता है। ये बातें आपको पता है? बिल्कुल पता है। तो यहाँ पे बातें कही गई हैं कि जो डॉक्टर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ए पर जाता है, और ए किस साइड है? पूर्व दिशा में है, एक्स के पूर्व दिशा में है। तो ठीक है, हम भी एक्स के पूर्व दिशा में चल लेते हैं। कितने किलोमीटर चल लेते हैं? 600 मीटर चल लेते हैं।
ओके, इतनी बातें कही गई। ए, ये ए है, हम आके ए पे पहुंच गए, है ना। और फिर दोबारा क्या कहा गया है, 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, हमने यहाँ तक बातें की। फिर बी पर जाते हैं, डॉक्टर कहाँ जाते हैं भाई, बी पर जाते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, ए के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। हम ए के दक्षिण में चल लेते हैं तो हमें बी मिल जाएगा। ओके, हम बी पे आ गए और कितनी दूरी चला है भाई, 450 मीटर की दूरी पे। फिलहाल ये नंबर मैटर नहीं करते कितनी दूर चला है क्या है, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 400 मीटर की दूरी पर ये चल लिया। देन हम क्या देखते हैं कि अब डॉक्टर कहाँ जाते हैं, सी पर जाते हैं। और सी ये कहाँ है, बी के किस ओर है, कितनी दूरी है, बातें देखते हैं। और जब ये सी पर जाते हैं तो बी के ठीक पश्चिम है। बी के किधर है भाई, पश्चिम दिशा में है। कितने किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। ओके, ये बातें हो गई, ठीक है। हम बी के पश्चिम दिशा में चल लिए। अब आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे हम सी पे पहुंच गए हैं ना अब तक, तो ठीक है। तो यहाँ पे 120 मीटर की दूरी हम चल लिए और अंत में वह वाई पर पहुंचते हैं अपने, मतलब वाई पर ही तो अस्पताल था डॉक्टर साहब का, है ना, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। तो अब जो है डॉक्टर वाई पर अपने अस्पताल पर पहुंच गए हैं और ये वाई कहाँ है, सी के ठीक उत्तर दिशा में है। किधर है भाई, सी के ठीक उत्तर दिशा में है, जो कि 90 किलोमीटर पे है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। ये एक्स घर था, यहाँ पे वाई ये अस्पताल है। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान रखिएगा, किसके सापेक्ष में पूछा गया है, ऑब्वियसली अस्पताल के सापेक्ष में पूछा गया है। तो हम यहाँ से सारी बातें कंसीडर करेंगे, यहाँ से कंसीडर करेंगे। तो अब भाई यहाँ से इसके घर की, डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में डॉक्टर कहाँ जा रहा है, उत्तर जा रहा है ना, उत्तर जा रहा है। और किधर जा रहा है, पश्चिम जा रहे हैं, इधर है, इधर जा रहे हैं, उत्तर और पश्चिम। तो हम देख लेते हैं उत्तर पश्चिम का, ये तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी सही है, उत्तर पश्चिम। बातें क्लियर होती हैं यार, बातें क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपका आंसर भी सही रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, क्या झारखंड के लोग, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। ये जो डांस है चिराव, ये कहाँ के लोग करते हैं, तो यार मैं आपको बताऊं मिजोरम के लोग करते हैं। आपको याद आ रहा होगा, ऐसे लोग, मिजोरम की जो महिलाएं होती हैं वो डांस करती हैं और वहाँ के जो पुरुष होते हैं वो फर्श पे बैठ के ऐसे बांस लिए होते हैं वो लोग, और बांस को इधर उधर ऐसे करते रहते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल होती हैं इस बांस के बीच में ऐसे डांस करती हैं। ओके, मैं यार यहाँ पे इमेज लगाना भूल गई, अदरवाइज मैं आपको दिखाती चिराव डांस कैसे किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य क्या है भाई, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य क्या है, बातें करते हैं। क्या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। उड़ीसा आपका ये उड़ीसा कहीं यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल पे। ओके, फिलहाल अभी हम देखते हैं मैप। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहीं जाके बीच में है ना। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, फिर से छत्तीसगढ़ यहाँ पे गलत दे दिया, छत्तीसगढ़ और उधर है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की बात की गई है। तो यहाँ पे यार मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा केरल, कर्नाटक एंड आंध्र। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु की बात कही गई, निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बात कही गई है उड़ीसा। उड़ीसा भाई यहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के आसपास तो है नहीं, है ना। देन हमसे बात की गई थी छत्तीसगढ़ की भी, छत्तीसगढ़ यहाँ कहीं है और हमारा तमिलनाडु यहाँ कहीं है। ओके, और फिर हमसे क्या बात कही गई थी, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है और ये है तमिलनाडु। तो निकटवर्ती राज्य तो ये सब नहीं ही है, ना ही उड़ीसा, ना ही छत्तीसगढ़, ना ही महाराष्ट्र तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य नहीं है। तो यहाँ पे तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है, एज यू नो, केरल, कर्नाटक एंड आंध्रा, है ना, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला गया भाई, क्या बातें कही गई हैं। नेपंथीज वह पौधा है जो शिकार करता है, एंड एज यू नो, ओके, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घटपरड़ी कहते हैं, जो चूहों को या फिर एक
इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ये, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों इवन चूहे को भी फंसा के खा जाता है ये नेपेंथिस जो पौधा होता है ना। ये कार्निवोरस प्लांट होता है, हाँ हम इसे कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कार्निवोरस है, बट हाँ आप जानते रहिए, मैं भी पूछ ले, एग्जाम है भाई। नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। तो इस विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि क्या बातें सही हैं क्या गलत हैं। ओके, तो आप देखिए, यह वह पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ये बातें एकदम सही हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में पाया जाता है। हाँ और भी जगह पाया जाता होगा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में यही दिया गया है। एंड मैं आपको फिर से बोलूँ कि आपके सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी ही देखने के लिए मिलेगी आपको। ओके, तो आपको बाहर नहीं भटकना है, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही रहना है। ओके, इसका आकार घड़े जैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसका हिंदी नाम इसलिए क्या है, घटपरड़ी है। और इसका मुंह कैसे ढका होता है, एक पत्ते से ढका होता है जिसमें ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है। ओके, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, नहीं। ओके, केवल नहीं, केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो ही नहीं फंसाता है, छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, ये भी गलत बात है। ये मोहक खुशबू निकालता है, ओके, मोहक स्मेल निकालता है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े या फिर और भी जो एनिमल आते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। ओके, और बाहर नहीं निकल पाता, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके मुंह पर एक पत्ता होता है जिसमें उसको ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। और यहाँ पे जो बात कही गई है भाई, केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही नहीं होते, मैंने आपको बताया कि ये चूहे तक को भी फंसा लेता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो रहा है, ए एंड बी। सी भाई गलत है, बिकॉज ऑफ ये चूहे को भी फंसा लेता है, उसमें ट्रैप कर लेता है। छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, भाई प्लांट है, आवाज नहीं निकालता है। ओके, ये खुशबू निकालता है। तो यहाँ पे बातें क्या कही गई हैं, केवल ए बी, हमें यहाँ पहले ही आंसर मिल गया, केवल ए बी की बात कही गई है। एंड सी और डी जहाँ पे होगा गलत होगा, यहाँ पे बी और डी की बात कही गई है, तो ठीक है, बी तो सही है लेकिन भाई डी हमारा गलत है। ए सी मैटर ही नहीं करता है, सी बिकॉज ऑफ गलत है, ए तो ठीक है, चलो ए बी सी, बात सी में गलत बात बोली गई है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही है, आपका जो आंसर है वो फर्स्ट नंबर पे ए और बी, पहले ही मिल गया था वो तो हमें, है ना। आगे चले, हम आगे क्या बातें होती हैं आगे बातें करते हैं। ओके, और 10th नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जिसके अंदर क्या क्या संकलित होता है। विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित करता है क्या अपने अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को अपने अंदर संकलित करता है, ठीक बात है, ये बातें तो भाई सही हैं, यही हमने पढ़ा था। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को अपने अंदर संकलित करता है। पर्यावरणीय अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को अवधारणा और मुद्दों को अपने अंदर संकलित करता है। सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को अपने अंदर संकलित करता है इन्वायरमेंट, जो हम 3 से 5 तक पढ़ते पढ़ाते हैं। बातें क्लियर होती हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो यहाँ पे आप देखिए, समझिए कि पर्यावरण के अध्ययन में क्या बातें सही हैं। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, हम हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन, 6th क्लास में ही पढ़ते हैं इवन, और भी आगे पढ़ते हैं। तो ये बातें तो गलत लग रही हैं, है भी। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास की बात कही गई है, इन कक्षाओं में भाषा, लैंग्वेज और मैथ के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में कोई इन्वायरमेंट स्टडी नहीं लगी होती है, पर्यावरण अध्ययन के लिए अलग से कोई बुक नहीं लगी होती है, बिकॉज ऑफ बच्चे वहाँ पे छोटे होते हैं, उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जा सकता है, उनका बैग भारी नहीं किया जा सकता है। बातें आप समझ रहे हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, 12 से 4 तक की कक्षाओं के लिए, यहाँ पे 4 से 12 होना चाहिए था, फिर भी ठीक ही है। 12 से 4 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को
भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। ओके, इवन आपने देखा है कि और भी क्लासों में 3rd 4th क्लास से इन्वायरमेंट एजुकेशन शुरू हो जाती है। 1st और 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाया जाता है। आपको पता है कि 1st एंड 2nd क्लास में इन्वायरमेंट की कोई अलग से बुक नहीं लगती, बिकॉज ऑफ वहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं, उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाता है भाई? ये बातें तो गलत हैं, है ना, कि 12th एंड 4th क्लास की कक्षाओं में हम जो इन्वायरमेंट है उसे हम भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ा देते हैं, गलत बात है ना। और यहाँ पे भी ये भी बातें गलत है कि 1 और 2 की जो कक्षाएं होती हैं उनमें जो पर्यावरण अध्ययन के मुद्दे होते हैं उन्हें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये बातें भी गलत हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका सही होता है, जो 1st क्लास एंड 2nd क्लास की जो लैंग्वेज की बुक होती है एंड जो मैथ की बुक होती है उसके माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ा देते हैं। तो जैसे यार भाषा में आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे हम बच्चे को इन्वायरमेंट से रिलेट करके चीज़ें बताई गई होती हैं, बातें आप समझ रहे हैं। जैसे कि भाषा में अब वो पढ़ रहा है, बगीचे के बारे में पढ़ रहा है, गणित में वो फूल देख रहा है, फल देख रहा है, ढेर सारे ऐसे फूल दिए गए, वहाँ पे बताया जाता है कि हाँ इसके नंबर बताओ, कितने नंबर ऑफ फ्लावर हैं, कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट से ऐसे रिलेट कर रहा होता है, क्या कुछ चीज़ें हैं उसके पर्यावरण में। इसी तरह भाषा की भी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी बगीचे का जिक्र चल रहा है भाषा में, है ना, और ऐसे तमाम चीज़ें हैं, किसी तालाब का, किसी झील का जिक्र चल रहा है भाषा में। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बच्चे को इन्वायरमेंट अध्ययन कराया जाता है 1st एंड 2nd क्लास में। उम्मीद करती हूँ आपने भी आंसर सही किया होगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाए, तो यह मतलब क्या कहता है कि भाई ये अगर बच्चे को पर्यावरण अध्ययन में एक्सपेरिमेंट करने का पर्याप्त समय दिया जा रहा है, वो जितना टाइम ले रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए उसको दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें क्या कहती हैं, मतलब क्या इशारा करती हैं, क्या इंगित करती हैं? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे बच्चे से एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि यहाँ पे बच्चा याद करके सीखा जाए, तो ये बातें मैच नहीं करती हैं, गलत है भाई, समझ नहीं आ रही हैं ये बातें। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है कि टीचर बच्चों को कुछ सूचनाएं दे दें, उसके द्वारा ही सीखा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, तो शिक्षक केंद्रित है तो भाई हर जगह ये बात आप ये निगेटिविटी की ओर लेके जाता है। अगर बात कर ली जाए शिक्षक केंद्रित की, टीचर सेंटर्ड की, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। यहाँ पे कैसा है भाई पर्यावरण अध्ययन? बाल केंद्रित है, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट जितना टाइम ले रहा है एक्सपेरिमेंट में उसे आराम से दिया जा रहा है, वो जो पूछ रहा है टीचर उसे बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात यही कही गई है कि पर्यावरण अध्ययन कैसा है भाई? चाइल्ड सेंटर्ड है, ओके, बाल केंद्रित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों, जिसे आप थीम बोलते हो, ओके, थीम का उप थीम है। यहाँ पे थीम पूछी गई पर्यावरण अध्ययन की, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के जो थीम है उसमें से यहाँ पे एक उप थीम दी गई है, मतलब एक सब थीम दी गई। एक यहाँ पे फिलहाल तो आपके ऑप्शन में जितनी भी होंगी तो सब थीम होंगी, लेकिन एक सब थीम भी है, तो उस सब थीम को आप पहचानिए, निकालिए। देखिए, परिवार और मित्र एज यू नो थीम है, भोजन थीम है भाई, भोजन जरूरी है, चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं वो क्या है? थीम है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जानवर बचा जो कि एनिमल क्या है भाई? सब थीम के अंतर्गत आता है, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थीम और सब थीम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड ये थीम है भाई। 6 थीम दी गई हैं, 6 थीम दी गई हैं आपके इन्वायरमेंट में, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 6 थीम दी गई हैं। सेकंड नंबर पे आपका वाटर इसेंशियल है फॉर योर लाइफ, ओके। एंड थर्ड नंबर पे क्या है भाई? थर्ड नंबर पे फूड, फूड की आवश्यकता आपकी लाइफ के लिए इसेंशियल है। फैमिली एंड फ्रेंड, आपकी लाइफ कौन देगा भाई आपको? आपका जो जीवन है आपके मम्मी पापा ने दिया है, आपकी फैमिली से है, तो फर्स्ट नंबर पे आप फैमिली कर लीजिए। देन आपको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है भाई? पानी, पानी के बिना तो भाई इंसान रह नहीं सकता है, लेकिन चलो ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंट क्या है? फूड है, फूड के बिना आप 2-4 दिन रह सकते हो, 2-4 दिन ज़्यादा हो गया क्या? चलो ठीक है, ओके।
तो फूड इसेंशियल है आपके जीवन के लिए। फोर्थ नंबर पे आपके पास फैमिली फ्रेंड है, आपके पास मतलब खा पी के एकदम ठीक है। तो उसके बाद आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई? शेल्टर, आपको रहने के लिए कुछ चाहिए होगा। ओके, शेल्टर। फिफ्थ नंबर पे अब आपने रहने का कर लिया, तो फिर उसके बाद भाई आपको यात्रा करनी होगी, ट्रेवलिंग आपको चाहिए, आप एक जगह पे टिक नहीं सकते हो। ओके, अगर वही है ना, जैसे जैसे इंसान मतलब आगे बढ़ रहा है, सुविधाएं उसके पास आ रही हैं, और आगे क्या होगा, अब यात्राएं तो हो गई, इंसान कुछ करेगा, ऐसे निठल्ला तो बैठा रहेगा नहीं। वही हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। ओके, तो ये 6 नंबर पे आ जाता है, हम चीज़ें जो करते हैं कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। कुछ लाइफ में करना होगा, है ना, ऐसा तो बैठा नहीं जा सकता। तो ये 6 क्या है? 6 थीम है। अब हम क्या बात करते हैं? सब थीम की बात करते हैं। तो ये सब थीम और किसी में नहीं है भाई, ये सब थीम फैमिली एंड फ्रेंड में ही है। सब थीम किस में है भाई? फैमिली एंड फ्रेंड में है। तो सब थीम में एक तो आपका आ गया संबंध, 5 सब थीम है, कार्य एवं खेल। ओके, कार्य एवं खेल, जानवर, 4 ही सब थीम है, पेड़ पौधे, ये 4 सब थीम है। तो ऑब्वियसली यार आप अब यहाँ पे क्वेश्चन में समझ पा रहे होगे कि आपसे यहाँ पे सब थीम ही पूछा गया था, सब थीम ही पूछा गया था, और बाकी सब क्या है? थीम के अंतर्गत आते हैं। परिवार और मित्र क्या है? थीम है। भोजन क्या है? थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? थीम है। जानवर क्या है भाई? जानवर क्या है? सब थीम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पर्यावरण शिक्षक की बात कही गई है यहाँ पे। ओके, पर्यावरण शिक्षक की बात कही गई है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, क्या संबोधित करना है? पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ओके, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। बस इतना ही तो किसी टीचर का दायित्व तो नहीं होगा। ओके, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, ये तो एकदम गलत बात कह दी गई है भाई। केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही आश्रित रहना, हाँ ठीक है, पाठ्य पुस्तकें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना ये गलत बात है। ओके, पर्यावरण अध्ययन 6 प्रकरणों के लिए का रेखीय आयोजन, सिर्फ यही तो नहीं होता है टीचर का उत्तरदायित्व। ओके, वांछनीय गतिविधि की बात करिए, ऑप्शन बी सही होता है यहाँ पे। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सही बात है। ये तो बच्चों के समुदाय के सदस्य होना, ये भी सही बात है। इसके द्वारा भी क्या होगा? बच्चों के ज्ञान की रचना के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, हाँ जी सही बात है, इससे भी कहीं ना कहीं नॉलेज इनहेंस होगी। ओके, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये जो पर्यावरण अध्ययन की जो ये पाठ्य पुस्तक है, जो बुक है, उसकी जो व्याख्या और परिभाषा है, तो ये बातें यहाँ पे इंक्लूड हो नहीं जा रही हैं, इसी में तो आ जा रही हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। अब अगर पाठ्य पुस्तक एक बार बोल दी गई है तो उसकी व्याख्या और परिभाषा हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट सही हो जाते हैं, ए बी सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका। आगे चलते हैं, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ सेम है? कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इसमें से क्या कुछ अलग है या फिर सारी चीजें एक हैं? तो उम्मीद करती हूँ मछली, घड़ियाल, कछुआ, ये सब कैसे एनिमल है भाई? एक्वेटिक एनिमल है। कैसे हैं भाई? एक्वेटिक एनिमल हैं, जलीय जीव हैं, पानी में रहने वाले हैं। लेकिन कौवा किस में आता है भाई? आपका एप्स में आता है, आपका पक्षी है। ये पानी में कितने दिन रहेगा? नहीं रह पाएगा भाई पानी में। और मछली, घड़ियाल, कछुआ, ये पानी के बिना नहीं रह पाएंगे और ये पानी में नहीं रह पाएगा। तो विचार करके यही अलग लग रहा है, तो यही लगना क्या है? अलग है ही, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। बट हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि यार आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 16। ओके, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और
नए सब्जेक्ट के साथ। इवन अभी इसमें आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, ओके, तो वो सारे क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। एंड हाँ, और धीरे धीरे हम ऐसे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे। तो यार आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m Edu Point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।